आज का टॉपिक हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो इसका ओवरव्यू हम देखते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज़ है, ऑटो इनकोडर्स क्या चीज़ है, फिर वेनिला एंड वेरिएशनल जो ऑटो इनकोडर्स हैं, एंड एडवर्सरियल नेटवर्क्स क्या चीज़ है, इसमें गेम्स आ जाते हैं, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। तो पहले तो आपको अनसुपरवाइज समझने के लिए आपको पहले सुपरवाइज समझना होगा कि सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज़ है। सुपरवाइज लर्निंग में एक्चुअली जो आपका डेटा लेबल दिया जाता है उसमें, जैसे अभी डिस्कस भी किया स्टूडेंट्स ने कि उसमें क्या है, क्या होता है। तो इसमें आपके पास एक्स डेटा है एंड वाई उसका लेबल है। फॉर एग्जांपल इमेजेस हैं, डॉग और कैट और हॉर्स वगैरह। तो इन इमेजेस को आपने लेबल किया हुआ है कि ये डॉग है, ये कैट है और ये हॉर्स है। तो उनको एक लेबल दिया हुआ है। उस लेबल के साथ आप लोग फिर कंपेयर करेंगे अपने जो आपका इमेज क्रिएट हो जाता है या जो क्लासिफिकेशन हो जाती है उस बेस पे आप जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। गोल सुपरवाइज लर्निंग में ये होता है कि आप एक फंक्शन लर्न करते हैं जो कि एक्स को वाई से मैप करे। इसका मतलब है कि जो आपका इनपुट डेटा है वो एक वाई जो आपके पास लेबल है उसको एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करे कि वो जब भी उसको आप कोई इमेज दोगे तो वो उसको आपको क्लासिफाई करके दे दे। इसके एग्जांपल में आप क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, सिमेंटिक सेगमेंटेशन है, इमेज कैप्शनिंग है। ये सारे जो एग्जांपल है वो हमारे सुपरवाइज लर्निंग में आ जाती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जस्ट डेटा होता है, देयर इज नो लेबल। तो आई मीन डेटा है, उस डेटे को आपने समझना है, उस डेटा को की डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको क्लस्टरिंग कर सकते हैं और उसके जो है फीचर लर्निंग कर सकते हैं कि उसमें क्या फीचर है। इन जनरेटिव मॉडल्स उस डेटा पे उस जैसा और डेटा जनरेट हो सकता है। तो जो गेन्स है उसमें एक्चुअली जो आप डेटा दे रहे हो वो लेबल नहीं है, बल्कि वो एक डेटा है जिस डेटा से आप नया डेटा जनरेट करते हो उसके साथ कंपेयर करके और उससे जो है वो डिस्क्रिमिनेट करके। तो इसलिए इसको जनरेटिव मॉडल्स कहते हैं कि आप एक और डेटा, रैंडम डेटा और टारगेटेड डेटा जनरेट करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग के एक एप्लीकेशन है ऑटो इनकोडर्स। उसमें जो है आपके पास ट्रेडिशनली फीचर लर्निंग है एंड वेरिएशनल उसमें जनरेट सैंपल्स हैं। जैसे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क है उसमें आप सैंपल जनरेट करते हैं, चाहे वो पिक्चर की फॉर्म में हो या आपके पास और रॉ डेटा हो उसकी फॉर्म में हो, म्यूजिक हो आपके पास, जैसे वॉइस डेटा हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया, न्यूमेरिक डेटा हो गया, इमेज डेटा हो गया। तो वो आप गेम्स के थ्रू वो जनरेट कर सकते हैं सैंपल। तो ऑटो इनकोडर क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनपुट है, आपके पास इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा है इन फॉर्म ऑफ एक्स, और उससे उस आपने उस पर इनकोडिंग टेक्निक अप्लाई की है और उससे आपने कोई फीचर निकाला है जेड। ठीक है। एंड देन ये जो इनकोडिंग हो रही है एक्चुअली ये लीनियर फंक्शन है जिसमें आप सिग्मोइड फंक्शन यूज करते हैं एज क्लासिफिकेशन के तौर पे या डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए सिग्मोइड फंक्शन यूज करते हैं। लेटर ऑन इसमें आप डीप लर्निंग इन फुली कनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू इसको इनकोड करते हैं। देन इसमें रेलू रेलू एंड सीएनएन भी बाद में यूज हुआ है इनकोडर के तौर पे कि ये इनकोड करता है उस डेटा को फीचर निकालने के लिए। तो जो Z होता है वो यूजुअली स्मॉलर होता है एक्स से, उसकी डायमेंशनल जो है फॉर्म रिड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक इमेज का साइज वो 32 by 32 है तो जो आपका इनकोडेड फीचर वर्जन है वो मे बी 10 by 10 हो। ठीक है। तो वो इनकोडेड वर्जन या उसका
रिड्यूस्ड वर्जन है, तो उसकी जो डायमेंशनलिटी वो रिड्यूस हुई है। एक्चुअली ऑटो इनकोडर ने क्या किया, वो फीचर एक्सट्रैक्ट किया और उसकी जो डायमेंशन है उसको रिड्यूस किया है। डायमेंशन रिडक्शन के थ्रू जो जेड साइज होता है, जो फीचर होता है, वो एक से स्मॉलर होता है। तो अगर आप इस इमेजेस को देख रहे होंगे, ओके, अगर आप इन इमेजेस को देखें तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें मुख्तलिफ क्लासेस हैं। हॉर्स आपको नजर आ रहा है, देन आपके पास डॉग है, हॉर्स है, ये जो है फायर ब्रिगेड की आई गेस व्हीकल है, एंड देन ये कुछ और व्हीकल्स हैं। मुख्तलिफ क्लासेस हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। जब आप इसका इनकोडेड वर्जन देखेंगे, जो रिड्यूस इमेज, आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा कि इसके डायमेंशन कैसे रिड्यूस हुए। तो ये अब देन इनकोडर को के फॉर्म में आप क्या करते हैं, उस फीचर निकालते हैं उस इमेज से, जिसको आपने जी कह दिया, एंड किस किन फंक्शन के थ्रू, लीनियर फंक्शन के थ्रू ओरिजिनली, एंड देन आपके पास लेटर ऑन डीप लर्निंग फुली कनेक्टेड रेल CNN के थ्रू आप फीचर निकालते हैं। ठीक है, एंड देन जो आपका z का साइज होता है वो स्मॉलर होता है x से, क्योंकि आपने डायमेंशन उसकी रिड्यूस की है। तो जब आप डिकोडर के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उस डेटा को, रिकंस्ट्रक्टेड इनपुट इनपुट डेटा, तो उसमें आपके पास अगेन डिकोडर में जो आपके पास फंक्शन यूज होता है वो अप कन्वोल्यूशन CNN के थ्रू लेटर ऑन यूज हुआ है। देन उसमें आपके पास लीनियर फंक्शन एंड नॉन लीनियरिटी एट द एंड पॉइंट और क्लासिफी एज अ क्लासिफायर यूज हुआ है। देन उसमें डीप लर्निंग एंड फुली कनेक्टेड जो आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स लेयर हैं वो यूज हुए हैं। अगर आप ये रिकंस्ट्रक्टेड, अगर आप इसमें जो आपके पास इनकोडर है वो 4 लेयर कन्वोल्यूशन है, इस इमेजेस में जो आपको नजर आ रहा है, ये इस इसकी जो डायमेंशन है वो काफी रिड्यूस्ड है, और आप हार्डली इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो इमेज क्लियर नहीं है। डिकोडर में भी आपका 4 लेयर अप कन्वोल्यूशन यूज हुआ है। तो अगर आप इसको जूम करके देखें तो आपको क्लियरली विजिबल है कि जो नीचे वाला जो इमेज है, जो कि आपके पास इनपुट इमेज है, वो क्लियरली विजिबल है, बट जो आपके पास डायमेंशनल रिडक्शन की वजह से उसकी विजिबिलिटी काफी खराब हो गई है। बट स्टिल ये वही क्लास है जो कि आपने इनकोड किया है। तो एक्चुअली इस इमेज को आपने इनकोड किया है, उसके फीचर निकाले, एंड देन उसको डिकोड करके इस इमेज को दोबारा आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है या रिकवर किया। ठीक है, तो इसमें कोई लेबल यूज नहीं हुआ कि ये जो इमेज है ये इस क्लास से बिलोंग करता है, बट आपने जो फीचर निकाला था उससे इस इमेज को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो जो आपके डिकोडर और इनकोडर कभी कभी जो वेट है उनके वो सेम वेट शेयर करते हैं, क्योंकि सेम ही इमेजेस हैं। तो जो आपका वेट फंक्शन होता है, वेट, वो सेम होते हैं। और जो इनका डायमेंशन होता है वो, अगर आप x का डायमेंशन d कह लें और z का डायमेंशन h कह लें, तो जो वेट का डायमेंशन, वेट, ये एनकोडर जो वेट होता है उसके जो डायमेंशन होता है वो h/d होता है, और जो डिकोडर का डायमेंशन होता है वो एक्चुअली d/h होता है, या ट्रांसपोज ऑफ एनकोडर होता है। तो ये जो इमेज, ये जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो एक्चुअली विद नो लेबल्स, या जो इसकी ट्रेनिंग हुई है वो लेबल के बगैर हुई है, एंड देन जो रिकंस्ट्रक्शन हुई है इमेज की वो भी लेबल्स के बगैर हुई है। ये ऑटो इनकोडर की आपके पास एग्जांपल है। आप अगर आप इसको कंपेयर करें
ये हॉर्स है जो आपके रो थर्ड में सेकंड फ्रॉम लेफ्ट अगर आप देखें दोनों में, तो ये आपको क्लियरली विजिबल है कि इनमें कितना फर्क है। काफी पीछे जा रहा है ये, तो इसका मतलब है मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे जो मैं जो लिख रहा हूँ उसके साथ सिंक नहीं है। हाँ, तो वो एक्चुअली जो मतलब लिसनर है, व्यूअर्स है, वो तो उनके लिए तो फिर फायदा नहीं है ना, जो मैं अब वीडियो और ऑडियो में सिंक नहीं है। जी, आप लोगों को समझ आ रही है लाइन? ऑटो इनकोडर की मुझे कौन एग्जांपल बताएगा, एप्लीकेशन बताएगा, एप्लीकेशन ऑफ ऑटो इनकोडर्स? जी, अहमद अली। जी सर, ऑटो ऑटो इनकोडर, एनकोडर। ऑटो इनकोडर एंड डिकोडर, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है और ये क्यों यूज हो ऑटो रहे हैं? एनकोडर के साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। ये बेसिकली इमेज सेगमेंटेशन में भी यूज होता है और सिंथेटिक डाटा जनरेशन में भी यूज होता है। और इसके अलावा एक और इसकी हमने पढ़ी थी कि ये जो डाटा में आउटलायर्स होते हैं ना, उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। लेकिन वो थोड़ा सा इस जो हम पढ़ रहे हैं उससे हटके है ना वो चीज। बाकी कहाँ पे पढ़ी थी डाटा आपने? ये हमने सर स्मार्ट एनर्जी वाला जो कोर्स है ना, एआई इन स्मार्ट एनर्जी, उसमें रिसेंटली सर ने अच्छा, पढ़ाया हमारे था। रजे में पढ़ा है तो वो इसमें बाकी लोग नहीं होंगे ना, इसलिए वो। अच्छा। जी जी, उस्मान, आपके क्या कमेंट है, ऑटो इनकोडर की एप्लीकेशन कहाँ पे है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनके जहन में सबसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये किधर यूज हो रहा है? सर ये सर मेरे नज़दीक आई थिंक ये इमेज कंप्रेस करने के साथ यूज़ हो सकता है। हमारे पास इमेज कंप्रेस करने का यूज़ भी हो रहा है। इसके अलावा सर इमेज में सर जो आजकल इमेजेस हैं जो नॉइजी इमेजेस होती हैं, इनमें फीचर्स आपको पूरी नहीं होते या ब्लर होती हैं, उनमें से नॉइजिंग ख़त्म करने के लिए यूज़ हो सकता है ऑटो इनकोडर। सर इमेज जनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, जो कि वॉइस से डायरेक्ट डेटा जनरेट करने के लिए। सेम अभी हमने लिखा वही आउटलायर वाली सारी बात, आउटलायर को डिटेक्ट किससे किया जा सकता है। जी जी, एग्जैक्टली। तो आपने इनकी एप्लीकेशन सुन ली। इमेज रीजनरेशन में इसकी जो है वो काफ़ी एप्लीकेशन है। तो गेन्स जो है वो आपका एक्चुअली जनरेटिव मॉडल्स हैं, तो उसमें ये जो जनरेशन है इमेजेस की वो हो रही होती है। तो जो आपकी इस तरह की एप्लीकेशन है जनरेटिव मॉडल्स, उसमें ये यूज़ होती है। सिमिलरली अगर आपको ये जिस तरह इन्होंने इंक्रिप्शन, अगर आपने इंक्रिप्शन वगैरह करनी है तो उसमें भी यूज होती है। कंप्रेशन, जो अगर आपने इमेज कंप्रेशन करनी हुई, अगर आप देखें तो आपका जो गूगल होता है वो आई गेस 25 MB से ज्यादा इमेज को वो नहीं सेंड कर रहा होता है। तो उस तरह की इमेजेस को आप कैसे सेंड करोगे? कंप्रेस करते हो आप उसको, उसको आप कंप्रेस करके फिर वो इमेज आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उस वर्ड्स की जनरेशन होती है, बट वो ऑटो इनकोडर डिकोडर सेम इमेज को आपने अगेन रीजनरेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, उस करना है। तो इमेज कैप्शनिंग में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कि उसमें यूज हो रहा है, क्योंकि आप उसमें जो आपका सेगमेंटेशन है उसके थ्रू आप इमेज को निकाल के उसकी क्लासिफिकेशन करके उस बेस पे आप कैप्शनिंग करते हो। तो ऑटो इनकोडर की आई डोंट नो उसमें कैसे इसकी एग्जांपल फिट आती है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई लॉस फंक्शन आ रहा है, लॉस फंक्शन क्या है कि आप
अगर आपने एक इमेज जनरेट कर ली है, लॉस फंक्शन हमने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग में, अगर आपको याद हो। सुपरवाइज लर्निंग में लॉस फंक्शन हमने ये पढ़ा था कि जो लेबल है आपका, जो लेबल है और जो आपका आउटपुट है, उसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली लॉस फंक्शन है। लेकिन इधर प्रॉब्लम ये है कि इधर आपके पास लेबल ही नहीं है, तो आप लॉस फंक्शन कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो इसमें जो यूजुअली लॉस फंक्शन L2 यूज होता है। L2 से मुराद जो आपने स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन है उसको L2 फंक्शन कहते हैं, L2 लॉस फंक्शन। जो स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन है, जो जिसमें आप लेबल से आउटपुट माइनस करते थे एंड देन उसको स्क्वेयर करते थे, तो वो एक्चुअली L2 लॉस फंक्शन है। तो इसमें जो आपका लॉस फंक्शन होता है वो एक्चुअली जो इनपुट होता है और जो डिकोडेड आउटपुट होता है, डिकोडेड आउटपुट एक्चुअली आपका इनपुट ही होता है, बट उसके जो डायमेंशन होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। तो इनके दरमियान जो लॉस होते हैं उसको आप इस तरह उसका लॉस फंक्शन फाइंड करते हैं। इस पॉइंट की आप लोग क्लियर है इस बारे में? क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ डेटा आपके पास होता है, डेटा को आपने इनकोड कर दिया, फीचर निकाले, फिर उस फीचर को आपने रिकंस्ट्रक्ट करके एक और इमेज क्रिएट कर दिया। अब अगर आपका जो डिकोडेड इमेज है और इनकोडेड इमेज है, उनके दरमियान अगर डिफरेंस आपका ऑलमोस्ट जीरो है, इसका मतलब है कि ये इमेज आपका सही तौर पे डिकोड हुआ है। तो इसको आप वो लॉस फंक्शन को आप वो की मैकेनिज्म कह सकते हैं कि ये आपकी एक की है जिस बेस पे आप वो पता लगा सकते हैं कि आपका जो इनकोडेड इमेज था या जो डेटा बिफोर इनकोडिंग वो जो है और जो आपका आउटपुट है वो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है, उसमें कितना फर्क आ रहा है, तो उसको उसके थ्रू आप जो है लॉस फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले कहा कि जो वेट होते हैं वो एक्चुअली हम ट्रेन करते हैं कि जो जब जब तक आपके पास एग्जैक्ट इमेज या लॉस फंक्शन जीरो नहीं हो जाता तब तक आप जो है वो ट्रेनिंग करते हैं डिकोडर की वेट की। सो फॉर एग्जांपल, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनपुट है एक्स की फॉर्म में, उससे आपने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिया जी, एंड देन उस फीचर के थ्रू आपने एक लेबल जो है प्रेडिक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल वाई वाई, एंड देन आपके पास, तो ये जो ये स्लाइड आपको एक्चुअली सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मिक्स कॉन्सेप्ट दे रहा है एक साथ। ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली अनसुपरवाइज है, बट जब आप इसको एज अ लेबल दे देते हैं, क्लासिफायर दे देते हैं, और इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस फाइंड करते हैं एज अ लॉस फंक्शन, तो ये एक्चुअली सुपरवाइज कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो प्रेडिक्टेड लेबल हैं, आप एक लेबल जनरेट करते हैं या डिकोड करते हैं, और जो क्लासिफायर आपके पास y के फॉर्म में है, एक ऑलरेडी लेबल, आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझे कि ये जो y है एक्चुअली आपके पास वो डेटा है जनरेटिव मॉडल्स में जो कि आप दे रहे हैं और उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं और उसके साथ आप लॉस मिनिमाइज करते हैं। तो एक्चुअली सुपरवाइज मॉडल, जो आपका सुपरवाइज मॉडल है उसके साथ भी आप एज ऑटो इनकोडर या अनसुपरवाइज जो मॉडलिंग है वो मिक्स करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये पोर्शन आपके पास इनपुट है, इनपुट डेटा है, वो इनकोडर से पास होकर आपने फीचर निकाला, एंड देन उस फीचर से आपने एक इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, एक लेबल रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, एंड देन उस लेबल को जो आपके पास क्लासिफायर है, जो फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, उसके साथ जब आप कंपेयर करोगे कि मेरा जो ये क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफायर है और वो जो प्रेडिक्टेड लेबल है, इनके दरमियान कोई फर्क कितना आ रहा है, तो वो जो फर्क है उसको आप लॉस फंक्शन कहोगे। तो देन इस तरह अपने जो आपका जो इनकोडर डिकोडर होता है उसको फाइन ट्यून करके, उसके पैरामीटर को फाइन ट्यून करके आप जो है वो इनकोडर जॉइंटली विद क्लासिफायर जो है वो एक मॉडल जनरेट कर सकते हैं। तो सुपरवाइज्ड विद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो फॉर एग्जांपल ये
आपके पास मुख्तलिफ इमेजेस आपको नजर आ रही होंगी। तो अगर आप इस इमेज को, आप जो फर्स्ट इमेज है डॉग की, वो आपने इंपोर्ट करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक लेबल जनरेट किया या एक डॉग जनरेट कर दिया, एंड देन उसी डॉग को आपने एक क्लासिफायर के साथ कंपेयर किया कि ये जो इमेज है ये क्लासिफायर जो है के साथ आपने कंपेयर किया कि ये आया ये इमेज डॉग का है या नहीं है। तो ये जो है आपने एनकोडर जो है वो क्लासिफायर के साथ जॉइंटली यूज किया है। ठीक है, तो ऑटो एनकोडर्स ग्रीडी ट्रेनिंग। अब आपके पास जो एनकोडर होता है उसमें आपके पास एक से ज्यादा हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं। जिस तरह आपने इसमें देखा कि आपके पास एक एनकोडर है जो कि वो इनपुट डेटा है जो कि एनकोडर या एक लेयर से पास होती है, उससे आप फीचर जनरेट करते हैं। इन दिन वो एक और लेयर से पास होके जो इमेज रिकंस्ट्रक्ट करता है। बट जरूरी नहीं है कि जस्ट आपके पास एक या दो लेयर हो एनकोडर और डिकोडर में। इसमें आपके पास मुख्तलिफ लेयर्स हो सकती हैं। तो ग्रेडी ट्रेनिंग ये है कि आपने जो आपका मॉडल होता है उसको आपने लेयर वाइज ट्रेनिंग करनी है उसकी। ठीक है, तो प्रीवियसली इसकी जो ट्रेनिंग होती थी लेयर वाइज, वो रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन्स, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, उसके थ्रू इसके वेट ऑप्टिमाइज होते थे। बट ये जो है इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी डिफिकल्ट थी। तो लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन में। तो वो लोकल मिनिमा में वो जो आपका ऑटो इनकोडर है वो लोकल मिनिमा में फंस जाता था, तो आपकी वो ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं अचीव होते थे। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो लेयर वाइज जो आपके पास है उसकी जो उसको आपने यूज किया। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, वो आपका ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं 2000, 1530, ये इधर तक आपका इनकोडिंग हुआ एंड देन इधर से आपका डिकोडिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो लेयर वाइज आपने वेट ऑप्टिमाइज किए हैं, ये इसको ग्रेडी ट्रेनिंग कहते हैं या ग्रेडी लेयर वाइज ट्रेनिंग कहते हैं। एंड देन इसकी फाइन ट्यूनिंग से क्या मुराद है? फाइन ट्यूनिंग से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ एरर अलाउ कर दिया इसमें, वो एरर एक्चुअली आपको प्लस एप्सिलॉन के फॉर्म में है। तो एप्सिलॉन के फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि वो एरर में आपने एक पैरामीटर या ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया ताकि वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दे सके, एग्जैक्ट रिजल्ट दे सके। तो इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो इसमें आपके पास जो ट्रेनिंग है वो अब लेयर वाइज ट्रेनिंग है, उसमें आपके पास रेलू एज अ एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा। आपको पता है कि रेलू जो है वो पॉजिटिव पे आपको रिजल्ट दे रहा है बट नेगेटिव पे रिजल्ट नहीं देता। एंड प्रॉपर इनिशियलाइजेशन, जो आपको जो वेट ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए प्रॉपर इनिशियलाइजेशन जरूरी है। एंड बेच नॉर्मलाइजेशन इन एडम एज ऑप्टिमाइजर, ये मुख्तलिफ आपके पास प्री डिसाइडेड अल्गोरिदम्स कह ले या फंक्शंस कह ले या पैरामीटर कह ले, वो इसके लिए ज़रूरी है। ये जो डिटेल आई है इस पेपर में आई है, रिड्यूसिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा विद न्यूरल नेटवर्क्स। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो डेटा आपके पास, अगर आप देखें इस पेपर का तो इसका जो टाइम है वो 2006 है। 2006 में हमारे पास जो कंप्यूटेशनल पावर थे वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमारे पास जो डायमेंशनल रिडक्शन थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ताकि आपकी कंप्यूटेशनल पावर जितना आपके पास है वो यूटिलाइज हो सके। तो जो आपके अनसुपरवाइज लर्निंग है उसकी एक एप्लीकेशन ये है कि आप अपने डेटा साइज रिड्यूस करके उसकी जो मशीन आपकी मशीन के जो रिसोर्स है उसके मुताबिक अपने
डेटा के डायमेंशन को बना के इस कैपेबल बनाना उसको कि आपका मशीन उसको चला के वो मॉडल आपकी मशीन पे चल जाए। ठीक है, तो आपके पास जो ऑटो इनकोडर होता है वो डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करता है, वो फीचर लर्न करता है ताकि आपके पास एक सुपरवाइज मॉडल इनिशियलाइज हो सके। जैसे आपने पिछले स्लाइड्स में आपको नजर आया, क्या एक लेबल क्रिएट रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, उसको आपने क्लासिफायर के साथ कंपेयर किया एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपने डिसाइड किया कि मेरा ये क्लासिफायर और ये जो मेरी लेबलिंग है वो कितनी करेक्ट है। तो क्वेश्चन ये, कैन वी जनरेट इमेजेस फ्रॉम इन ऑटो इनकोडर? यस, हमारे पास जो ऑलरेडी एल्गोरिदम है, जनरेटिव एल्गोरिदम्स जो है, उसके थ्रू हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं ऑटो इनकोडर के थ्रू। तो इसमें हमारे पास एक होता है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। इसमें हमारे पास फिर एक टॉपिक है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। 2014 में ये जनरेटिव एडवर्सरियल नेट्स जो है वो एक पेपर दिया था गुडफेलो ने, जिसमें आप जो है वो एक इमेज जनरेट करते हैं, रैंडम नॉइज जनरेट करते हैं, देन एक फेक इमेज है उसको आप फेक इमेज कह लें। देन एक डिस्क्रिमिनेटर है जो कि, अगर आप ये एग्जांपल देख लें, हम अब गेंद को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली जो आपका एक ऑटो इनकोडर होता है उसमें आपके पास जो आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटीज हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, काफी उसमें मैथ्स इन्वॉल्व हैं कि आप जो है कैसे उसमें आपको मीन चाहिए होता है, आपको आपके पास मुख्तलिफ आपके पास वेरिएंस चाहिए, तब उसके थ्रू आप जो है वो डेटा जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डेटा है, उस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन आप उसका मीन निकालते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, देन उस बेस पे आप उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं कि इस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी की है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो इसमें काफी जो है वो मैथ्स इन्वॉल्व है। ठीक है, उसमें आपको मीन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, कोवेरिएंस चाहिए। ये भी मैंने आई गेस आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, वेरिएंस क्या चीज है, कोवेरिएंस क्या है, जो मैंने पिछले सेमेस्टर दी थी आपको। अच्छा, तो ये चीजें इन लोगों से, इनके स्कोप से आ गए हैं actually। इसलिए इनको पहले वो सब्जेक्ट पहले पढ़ लेना चाहिए था, तो फिर आप लोगों का वो जो मीज़ान है ना वो एक स्केल पे होता। तो आप जो वेरिएशनल जो आपके पास ऑटो एनकोडर है उनके थ्रू आप जो है डेटा को जनरेट करते हैं, देन इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है राइट साइड पे। हम गेम्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं। तो कैन वी जनरेट इमेजेस विद लेस मैथ्स? तो एक्चुअली इस आंसर को करने के लिए कि क्या हम कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे लिए मैथमेटिक्स ज्यादा यूज ना हो, बल्कि हम जो है वो एक मॉडल के थ्रू एक इमेज जनरेट कर लें। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया था उसको कहते हैं जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स या नेट्स, गेन्स भी जिसको कहते हैं, जो गेन्स के नाम से आप लोग उसको जानते हैं जी। डेटा, एनी इमेजेस, एनी डेटा। इमेजेस एक्चुअली डेटा ही है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिक्सल्स हैं वो डेटा ही है। तो कोई भी डेटा, बट इमेज वो तो आप इमेजेस चूंकि आप देखते आ रहे हैं, तो इसलिए उन क्वेश्चन ये है कि कैन वी जनरेट इमेजेस, मतलब कोई भी डेटा हो, न्यूमेरिक डेटा जनरेट करना ज्यादा इजी है। आप एक फॉर एग्जांपल आपके पास होते हैं रैंडम जनरेटर होते हैं कंप्यूटर में, वो उसको आप लिमिट दे दो मिनिमम टू मैक्सिमम, तो आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन में से रैंडम डेटा जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 100 तक आपको नंबर चाहिए, तो ये बहुत इजी है रैंडम जनरेटर से। इंटीजर आपके पास रैंडम इंटीजर जो होता है, रैंड आई जो होता है रैंडम इंटीजर, उसके थ्रू आप 0 से लेकर 100 तक कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है न्यूमेरिक डेटा जनरेट करना। असल मसला ये है कि एक इमेज में जो पिक्सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरेट करना, वो ज्यादा चैलेंजिंग है। या आपने वॉइस डेटा जनरेट, ऐसे वॉइस डेटा या ऐसा म्यूजिक जनरेट करना है जो कि सिंग हो और उससे वो ऐसा प्लेजेंट किस्म की जो है म्यूजिक जनरेट हो जो कि आंखों या कानों को अच्छा लगे, इमेज ऐसा जनरेट हो जो कि आंखों को अच्छा लगे, तब वो ज्यादा चैलेंजिंग चीज है। न्यूमेरिक डेटा जनरेट करना कोई चैलेंजिंग चीज नहीं है। ठीक है जी। 0 to 9 ये 10 डिजिट्स बनते हैं जी इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन 1024 बन सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबल है रैंडम। अच्छा, उससे आगे कर सकते हैं। क्या मतलब डिवाइडर? रैंडम करना है, प्रोबेबिलिटी इसकी रैंडम की मैक्सिमम 1024 बनती है। स्टोरेज पावर अगर 9 उसको करें या 102 कैसे बनती है? 1024 नहीं, कैसे कैसे? स्टोरेज ऑफ 9 प्रोबेबिलिटी वाले बात है। अगर आपने 0 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू जनरेट करनी है तो वो कोई भी हो सकती है। इसका मतलब है कि वो 0 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, तो 10 हो गया। डिजिट आ जाए सर, ये 2 पावर n करके अगर हम करें कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? ये तो कॉम्बिनेशन तो क्वेश्चन नहीं है ना। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि डिजिट सारे 0 से लेकर 9 तक आपके पास वैल्यू हो तब उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक कॉम्बिनेशन है। 0 1 1 1 1 1 ये एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए तो कॉम्बिनेशन तो बच सकते हैं, बट अगर आपने एक सिंगल वैल्यू जनरेट करनी हो 0 से लेकर 9 तक, तो वो 0 भी हो सकती है और 9 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसमें तो कोई भी बन सकता है। ये तो आप अगर 1000 करोगे तो 1000 में से आपकी जो हो सकता है कि 1000 में ज्यादातर जो आपकी वैल्यू है वो अंडर 5 जनरेट हो, तो रैंडम जनरेट हो रहा है ना, तो वो जी जी। अगर आप इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में फ्लोट वैल्यू नहीं आता। अगर आप नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इंटीजर वैल्यू आपने जनरेट करनी है तो फिर तो फ्लोट नहीं आएगी। बट अगर आपने कहना है कि मैंने 0 से लेकर 1 तक फ्लोट वैल्यूज भी करनी है, देन इसके अंदर तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वैल्यू है। फिर आपने देखना है कि 0 से 1 के दरमियान पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट को कंसिडर करना है। आई मीन 0.55 करना है या 0.50, 0.555 को आपने 555 कंसिडर करना है या क्या करना है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करना बहुत इजी है किसी भी रैंडम जनरेटर के थ्रू। इमेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा चैलेंजिंग है बनिस्बत न्यूमेरिक डेटा के। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन पॉइंट था। तो गेन जो है वो कैसे काम करता है? आपने कोई रैंडम नॉइज जनरेट कर ली। रैंडम नॉइज आप इधर मुराल लिए ये लेके कोई पिक्सल आपने रैंडमली जनरेट कर लिए। पिक्सल्स क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू है और डायमेंशन है। उस डायमेंशन में आपने कोई रैंडम पिक्सल्स की वैल्यू डाल दी और उसको आपने क्या किया, उस पिक्सल से आपने एक इमेज को जनरेट कर दिया। ठीक है, कोई रैंडम नॉइज आपने जनरेट की या रैंडम डेटा आपने जनरेट कर लिया Z, और उससे आपने
कोई फेक इमेज या कोई इमेज जनरेट कर दी है, ठीक है। देन डिस्क्रिमिनेटर, उसको आपने, जो आपका इमेज है वो रियल है या वो फेक है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता ये ऐसे लगेगा कि आपके पास कोई लेबल हो, उसके साथ कंपेयर कर लो अपने जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड इमेज है। तो जो गेन एक्चुअली सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड का मिक्सचर है। पहला क्वेश्चन ये था कि गेन्स क्या है। गेन्स एक्चुअली सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का मिक्सचर है। जो आपका डिस्क्रिमिनेटर होता है वो एक्चुअली, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन किया था कि इसमें आप ऑलरेडी एक डेटा दे रहे हो जो कि फेक और डेटा है वो रियल डेटा के साथ कंपेयर हो रहा है। तो एक्चुअली ये लेवल जो आप दे रहे हैं ना एक्स के फॉर्म में रियल इमेज का, वो एक्चुअली आपका एक इमेज है या आपके पास सुपरवाइज लर्निंग है। उसके साथ जो आपका इमेज है वो कंपेयर करते हो कि आपका जो इमेज है वो कितना फेक है कितना रियल है। ये एग्जांपल हमने अभी, अगर आप पीछे जाएं, ये अगर आप इस इमेज को देखें तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली वही गेन्स हैं कि आपने कोई इनपुट डेटा दे दिया। और ये स्लो है, वो आप लोग को शो हो रहा है। अच्छा, ठीक, ठीक है, सही है। वो जो हमारी जो बोर्ड है ना उस पे काफी स्लो स्लाइड्स आ रही हैं, तो मैं उसकी वजह से रुक। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें आपके पास एक क्लासिफायर ऑलरेडी है और आपने एक प्रेडिक्टेड जो है लेबल प्रेडिक्ट किए या एक इमेज रिकंस्ट्रक्ट किए हैं। तो इन दोनों का आप जब कंपेयर करते हैं तो उससे जो प्रेडिक्टेड लेबल है वो उससे अंदाजा होता है कि आपका जो इमेज है वो कितना रियल है या कितना फेक है। तो सेम चीज है गेन्स, और इसको हम कहते थे एनकोडर जॉइंटली विद क्लासिफायर, क्योंकि हम एनकोडर यूज कर रहे हैं क्लासिफायर के साथ, ठीक है। तो जो क्लासिफायर आपका है वो क्या है, वो आपने ऑलरेडी एक y जो आपकी क्लास है उसके साथ आपने प्रेडिक्टेड लेबल कंपेयर किया है। तो ये एक्चुअली सुपरवाइज मॉडल को जो इनिशियलाइज सुपरवाइज मॉडल जब हमने क्लासिफायर उसको दिया है एज y एज इमेज, वो एक्चुअली आपको रिजल्ट दे रहा है कि आपका जो ये जो इमेज जनरेट हुआ है ये कितना आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक्चुअली जो आपका गेन्स है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का मिक्सचर है। तो आपका जो रियल इमेज है जो आपने दिया है वो एज अ कंपेरेटर यूज होता है उस इमेज के लिए। जो फेक इमेज क्रिएट हुई है, डिस्क्रिमिनेटर उन दोनों में फर्क देखता है कि इसमें कितना डिस्क्रिमिनेशन है इन दोनों में। तो फेक एग्जांपल आपका जनरेटर से आ रहा होता है, ये रियल एग्जांपल्स आपका एक डेटा सेट में आ रहा है। डेटा सेट में ऑलरेडी आपका कौन सा डेटा सेट होगा, वही डेटा सेट होगा जिसमें आपके पास मुख्तलिफ क्लासेस है। तो लेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली लेबल में आप बताते हो मॉडल को कि ये क्लास जो है वो एज अ डॉग है, एज अ कैट है, एज अ टेक्स्ट वैल्यू है, एज अ फाइनल रिजल्ट दे रहे होते हैं। बट इसमें फर्क ये है कि आप एक रियल इमेज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो सुपरवाइज जो है वो जॉइंटली यूज हो रहा है इनकोडर के साथ। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका जनरेटर होता है, डिस्क्रिमिनेटर होता है, वो जॉइंटली ट्रेनिंग होती है। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेटर है वो एक्चुअली डिकोडर है जिसके वेट जो है वो इनकोडर के साथ चेंज होंगे। तो जो अहमद का क्वेश्चन था कि डिस्क्रिमिनेटर को आप
इनपुट क्यों दे रहे हो प्रोपोगेट बैक प्रोपोगेट करके? वो इसलिए दे रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटर के वेट भी अपडेट होने हैं, ठीक है। तो इसलिए वो फीडबैक हो रहा है उसको आपके जो फीडबैक हो रहे हैं आपकी वेट के लिए डिस्क्रिमिनेटर को भी जा रहा है और आपके जनरेटर को भी जा रहा है। तो अगर आप ये आपके पास एमनेस्ट डेटा सेट है एंड देन आपके पास नियरेस्ट नेबर फ्रॉम ट्रेनिंग सेट, तो अगर आप देखें इसमें नियरेस्ट नेबर, अगर आप इस इमेज को देखें, नियरेस्ट नेबर क्या है चीज है? आप इस रो को देखें, इसमें जो ये वाली लाइन है नई जनरेटेड इमेज है। सिमिलरली इन इमेजेस में अगर आप देखें ये जनरेटेड है, ठीक ठीक हो गया। तो जो ये एमनेस डेटा सेट का जो जनरेट हुए सैंपल्स, वो अगर आपके लेफ्ट पे देखें तो आपको ये इमेजेस नजर आ रही है 902228। तो जो नियरेस्ट नेबर है उनकी वैल्यू से इन्होंने एक और इमेज जनरेट किए हूबहू वही, ठीक, विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन। अगर आप इसके देखें तो पिक्सल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर आप राइट साइड पे देखें, ये इसका नियरेस्ट नेबर है, और ये जो है आपका जनरेटेड इमेज है। तो नियरेस्ट नेबर के थ्रू उन्होंने उनसे जो है वो उनकी तरह इमेजेस क्रिएट किए। अब आप इन दोनों में फर्क देखें। तो आपकी जो राइट मोस्ट है वो जनरेटेड इमेज है, और जो नियरेस्ट नेबर है उसका इमीडिएट लेफ्ट है। तो इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है नियरेस्ट नेबर के थ्रू, नियरेस्ट नेबर से। अगर आप उनकी नाक स्ट्रक्चर चेक करें, दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलरली आंखें थोड़ी सी ज्यादा मोटी है राइट साइड में। टॉप वन है सर, लेफ्ट साइड वाला तो मेल लग रहा है, राइट साइड वाली फीमेल। यस यस, वो आपकी बात सही है, बट यस वो क्लासिफायर डिस्क्रिमिनेटर उसको बताएगा ना कि इमेज जो डिस्क्रिमिनेटर है उसमें ज्यादा फर्क आ रहा है। दोबारा वो जाने का फीडबैक के तौर पर। यस, उसको इम्प्रूव कराएगा। तो अगर आप देखें इमीडिएट लेबर, जो इमीडिएट नेबर है उसका इफेक्ट उसमें ज्यादा होगा। अगर आप इस इमेज में देखें, इसमें ये इमेज हंस रहा है, ये हंस रहा है और ये हंस रहा है। तो इन दोनों का जो स्माइलिंग फेस है वो एक्चुअली डिटेक्ट किया है। और जो दो लास्ट में है, दरमियान में है, आपने कहा कि अनसुपरवाइज्ड है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सुपरवाइज। इसमें जो आपका क्लासिफायर यूज हो रहा है, क्लासिफायर क्या है? वो इमेज आपका क्लासिफायर है, तो वो सुपरवाइज लर्निंग, सिर्फ वो वाला पार्ट सुपरवाइज है। यस कर रहे हैं कि हमारी कितनी एक्यूरेसी आई है या क्या। एग्जैक्टली, वो पार्ट आपका सुपरवाइज, क्योंकि वो उसी बेस पे तो आपका इमेज बनेगा। अगर वो ना हो तो आप कैसे उसको फाइनलाइज करेंगे? वो तो आपका इम्पोर्टेंट कंक्लूडिंग पार्ट है। जो आपका इमेज जनरेट हो रहा है वो तो अनसुपरवाइज है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इसका जो सुपरवाइज है क्लास, ये क्या एक श्योर है ना इधर? ये पार्ट जो है
ये आपका ये क्लासिफायर यूज हो रहा है ना, ये क्लासिफायर एक्चुअली आप उसको एक क्लासिफायर दे रहे हो, तो इससे पहले जो पार्ट है ना, सिर्फ ये पार्ट आपका क्लासिफायर इनपुट कर रहे हैं, सुपरवाइज, इनिशियलाइज, सुपरवाइज, ठीक है। बाकी ये आपका ये पार्ट जो है वो पूरा अनसुपरवाइज लर्निंग है। क्योंकि इमेज जनरेट हो रहा है आपका, इमेज जनरेशन जो है वो आपकी वो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग। सिर्फ जो क्लासिफायर आप कंपेरेटर यूज कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली उस बेस पे आपका डिसीजन हो रहा है, वो पार्ट आपका एज अ क्लासिफायर यूज हो रहा है। और क्लासिफिकेशन किस चीज की एग्जांपल है? यस, तो इसलिए ये हाइब्रिड किस्म का मॉडल है। बेसिकली वो है तो वो तो जो प्रेडिक्शन या हमारे एक्यूरेसी कैलकुलेशन या एग्जैक्टली, बट आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो तो फाइनल प्रोडक्ट या आपका जो एक्चुअली जो आपका इमेज क्रिएट होगा उसी क्लास पे होगा ना, जो जिस बेस पे आप उसको रियल और फेक कहेंगे वो तो उसी क्लासिफायर पे होगा ना, जो आपका अब उसको एज अ क्लासिफायर दे रहे हो इनपुट, उस बेस पे होगा। तो इसमें आई मीन इसमें सुपरवाइज लर्निंग की कंट्रीब्यूशन 50-50% नहीं है, बट जो एंड रिजल्ट है जिसको आप कंपेरेटर के तौर पे यूज करें वो एज अ क्लासिफायर वो। बट जो आपका रैंडम नॉइज से जो इमेज जनरेट होता है, फेक इमेज, जो डिस्क्रिमिनेटर आपका जनरेट होता है जिससे आप डिकोड करते हो एक लेबल या एक इमेज, उस इमेज और जो इमेज है उसके जो आप क्लासिफायर जो उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक्चुअली आपका पार्ट है, सुपरवाइज लर्निंग पार्ट।